Hello everyone, this is Prakriti Keshri. I am CS professional student and my exam is due on December 2022. So मैं जैसे जैसे अपने सब्जेक्ट्स को कवर अप करती जा रही हूँ, मैं एक रिवीजन वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ खुद की रिवीजन के लिए, ताकि मैं जब कोई भी चैप्टर गो थ्रू करूँ तो मैं ब्लैंक ना हो जाऊँ, मुझे कुछ आइडिया रहे कि मैंने पढ़ा क्या था। मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं और मैं शॉर्ट वीडियोज़ बना रही हूँ फॉर माई सेल्फ। इफ दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू एज वेल, प्लीज टू रेफर दिस वीडियो फॉर योर प्रिपरेशन ऑल्सो। टुडे आई एम गोइंग टू कवर द subject Secretarial Audit Compliance Management and Due Diligence. This is from the CS Professional Program, Module 2, Paper number 4. Today I'm going to cover the Chapter 9, which is about the Secretarial Audit. Means हमारा actually में work क्या होगा as a company secretary, हमारे secretarial compliance क्या होंगे, secretarial audit के बारे में इस chapter में हम in depth पढ़ेंगे। इस chapter को हम quickly go through करते हैं। So let's start. Definitions पहले cover करते हैं। Secretarial audit की definition क्या है? Secretarial audit means ऑडिट ऑफ नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी। कोई नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की ऑडिट करना सेक्रेटरियल ऑडिट कहलाता है, और जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स होते हैं उसको नॉर्मल ऑडिट कहते हैं, जो सीए करते हैं। एंड सीएस डू दी सेक्रेटरियल ऑडिट विच इज द ऑडिट ऑफ नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी, इन विच सेक्रेटरियल ऑडिटर दैट इज सीएस इन प्रैक्टिस विल चेक वेदर कंपनी हैज कंप्लाइड द एप्लीकेबल लॉज रेगुलेशंस और नॉट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्लायंस ऑडिट। सेक्रेटरियल ऑडिट को कंप्लायंस ऑडिट भी करते हैं, और सेक्रेटरियल ऑडिट मतलब सीएस इन प्रैक्टिस चेक करता है कि कंपनी ने एप्लीकेबल लॉज और रेगुलेशंस को कंप्लाई किए हैं कि नहीं। अब नाउ इसके नीड्स एंड बेनिफिट्स ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट, इसकी जरूरत क्या होती है या फिर इसके फायदे क्या होते हैं। इट इंश्योर्स कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। ऑब्वियस बात है, कंप्लायंस चेक करता है कि इंश्योर करता है कि कंपनी लॉज एंड रेगुलेशन को कंप्लाई करे। गिव कंफर्ट टू डायरेक्टर्स एंड केएमपी एज टू कंप्लायंसेस। कंफर्ट देता है डायरेक्टर्स ऑफ केएमपी को। डायरेक्टर्स एंड केएमपी कैन कंसंट्रेट ऑन बिजनेस ऑपरेशन। नाउ डायरेक्टर्स ऑफ केएमपी कंसंट्रेट कर सकते हैं बिजनेस ऑपरेशन से, ये एक ये चीज़ लेके कि हाँ कंप्लाई कर, हमारी कंपनी जो है वो सारे कंप्लायंसेस को कंप्लाई कर रही है। एनहांस गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ कंपनी। ये गुडविल एनहांस करता है कंपनी का कि हाँ ये कंपनी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो अप कर रही है, तो इसकी रेपुटेशन और गुडविल को एनहांस करता है। गिव कॉन्फिडेंस टू रेगुलेटेड इन्वेस्टर्स। जो रेगुलेटर्स और इन्वेस्टर्स होते हैं उनको कॉन्फिडेंस देता है कि ये कंपनी जो है गुड फेथ में चल रही है। नाउ हु कैन कंडक्ट अ सेक्रेटरियल ऑडिट? ऐसे में सेक्रेटरियल ऑडिट ओनली सीएस इन प्रैक्टिस कैन कंडक्ट सेक्रेटरियल ऑडिट। फॉर्मेट ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट जो है एज पर फॉर्म MR3 में सेक्रेटरियल ऑडिट का फॉर्म होता है, विच कंपनी विल एनेक्स विद बोर्ड रिपोर्ट अंडर सेक्शन 134 सबसेक्शन 3। जो बोर्ड रिपोर्ट के साथ MR3 मतलब सेक्रेटरियल ऑडिट की रिपोर्ट जाती है। नाउ कम्स दी एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट। नाउ सेक्रेटरियल ऑडिट किस पे एप्लीकेबल होता है, इसको दो टर्म में हम डिवाइड करते हैं, एक कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग और एक होता है सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। कंपनीज एक्ट एज पर सेक्शन 204 सेक्शन 1, द कंपनीज एक्ट रेड विद सेक्शन 204 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रेड विद रूल 9 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ केएमपी रूल्स 2014। इसके अकॉर्डिंग कौन कौन है जिस पे एप्लीकेबल होता है सेक्रेटरियल ऑडिट? दीज आर लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम 50 करोड़ हो या फिर टर्नओवर मिनिमम 250 करोड़ हो, या फिर एनी कंपनी, पहले तो लिस्टेड कंपनी, दूसरा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ टर्नओवर 250 करोड़ हो, और कोई भी कंपनी जिसका लोन और बोरोइंग बैंक और एफआई से मिनिमम 100 करोड़ हो। लिस्टेड, अनलिस्टेड और एनी कंपनी हैविंग लोन और बोरोइंग फ्रॉम बैंक एंड एफआई ऑफ मिनिमम 100 करोड़। नोट है, द अबव लिमिट विल बी टेकन ऑफ लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सारी लिमिट हम चेक करेंगे लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ दी रूल रेगुलेशन 24A ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015। पहले तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग एप्लीकेबिलिटी देख ली, अब हमने सेबी एलओडीआर रेगुलेशन के अकॉर्डिंग एप्लीकेबिलिटी देखनी है। ये बताता है कि ये एप्लीकेबिलिटी होगी सेक्रेटरियल ऑडिट की लिस्टेड कंपनी पे। एंड दूसरा मटेरियल अनलिस्टेड इंडियन सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड एंटिटी। मटेरियल अनलिस्टेड इंडियन सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड एंटिटी। लिस्टेड एंटिटी जो कि इंडियन सब्सिडरी है वो मटेरियली अनलिस्टेड हो। तो ये कौन है, इसके बारे में हम जानेंगे कि मटेरियल सब्सिडरी का मतलब क्या होता है। मटेरियल सब्सिडरी मीन्स ऑफ इट्स इनकम, मतलब मटेरियल सब्सिडरी मतलब उसका इनकम एक्सीड कर रहा हो 10% ऑफ टोटल इनकम ऑफ ग्रुप, और इट्स नेटवर्थ इज मोर देन 10% ऑफ टोटल नेटवर्क ऑफ ग्रुप। जिसका इनकम मटेरियल सब्सिडरी का इनकम जो है वो एक्सीड कर रहा हो 10% ऑफ टोटल इनकम ऑफ ग्रुप, टोटल इनकम ऑफ ग्रुप के 10% एक्सीड कर रहा हो, या फिर नेटवर्थ उसका 10% मोर देन 10% ऑफ टोटल नेटवर्थ ऑफ द ग्रुप। एग्जाम्शन दिया गया है एज पर रेगुलेशन 15। इस रेगुलेशन 24A का एग्जाम्शन दिया है रेगुलेशन 15 में कि सेक्रेटरियल ऑडिट अंडर सेक्शन 24A शैल नॉट अप्लाई ऑन लिस्टेड एंटिटी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल अप टू 10 करोड़ एंड नेटवर्थ अप टू 25 करोड़। इनको एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी सेक्रेटरियल ऑडिट की। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स समझते हैं सेक्रेटरियल ऑडिट का। एग्जाम्पल 1 है कि एक्स लिमिटेड हैज लिस्टेड इट एनसीडी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ओनली ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। इट इज अ पेड अप शेयर, इट्स पेड अप शेयर कैपिटल इज 40 करोड़, टर्नओवर इज 200 करोड़ एंड नो लोन फ्रॉम बैंक एंड बीएफआई। इट इज अ लिस्टेड कंपनी। तो लिस्टेड कंपनी तो ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग लिस्टेड कंपनी में से सिर्फ वही आते हैं जिसमें इक्विटी शेयर जिस कंपनी ने अपनी इक्विटी शेयर लिस्टेड की हो, लेकिन इसमें नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स सिर्फ लिस्टेड है, तो ये लिस्टेड कंपनी में नहीं आएगी, ये लिस्टेड एंटिटी कहलाएगी। दोनों में डिफरेंस है, लिस्टेड कंपनी अलग है और लिस्टेड एंटिटी अलग है। आफ्टर अमेंडमेंट इन डेफिनेशन ऑफ लिस्टेड कंपनी, इट इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट अंडर सेक्शन 204।
ये लिस्टेड कंपनी नहीं है, तो इसलिए अंडर सेक्शन 204 में मतलब कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग इसको सेक्रेटरियल ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट इज इट अ लिस्टेड एंटिटी? लिस्टेड एंटिटी ये है, यस, एज पर सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 लिस्टेड एंटिटी मींस एंटिटी व्हिच हैज लिस्टेड इट डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज। डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज क्या होती हैं? जो इंक्लूड करती हैं इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये अगर उनमें लिस्टेड है तो डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी जो लिस्टेड है वो लिस्टेड एंटिटी कहलाती है। डज एज पर रेगुलेशन 24A सेक्रेटरियल ऑडिट रिक्वायर्ड। ये लिस्टेड एंटिटी है तो इस पे सेक्रेटरियल ऑडिट रिक्वायर्ड होता है। देखिए जैसे हमने पढ़ा था, कंपनीज एक्ट बोलता है कि लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और एनी कंपनी, और रेगुलेशन 24 एलओडीआर बोलता है लिस्टेड एंटिटी होनी चाहिए और मटेरियल अनलिस्टेड इंडियन सब्सिडियरी ऑफ लिस्टेड एंटिटी होनी चाहिए। मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया है जिसको हम इसलिए क्विकली गो थ्रू करते हैं कि सेक्रेटरियल ऑडिट विल बी मैंडेटरी फॉर एक्स लिमिटेड। इसमें मैंडेटरी हैंस ये इसका कंक्लूजन है कि सेक्रेटरियल ऑडिट जो है एक्स लिमिटेड के लिए मैंडेटरी होगा। फॉर एग्जांपल 2A लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, उसकी सब्सिडरीज हैं कुछ जिसका नेटवर्थ है 100 करोड़ और मिनिमम इनकम है 500 करोड़। तो ऐसे एप्लीकेबल होगी कि नहीं, मतलब सेक्रेटरियल ऑडिट एप्लीकेबल होगा कि नहीं A लिमिटेड पे, चलिए देखते हैं। S1 S2 S3 S4 सब्सिडरीज हैं, ये टाइप्स दिए गए हैं। वेल हम इसको भी एक्सप्लेन तो नहीं कर पाएंगे, ये जब आप खुद इसको रीड आउट करेंगे तब आपको समझ में आएगा। पहला वाला इसलिए क्या कहते हैं इसमें सेक्रेटरियल ऑडिट एप्लीकेबल हो क्योंकि S1 जो है वो लिस्टेड एंटिटी है, बाकी सब लिस्टेड नहीं है। लेकिन S2 पे ये एप्लीकेबल इसलिए होगा क्योंकि इसमें मिनिमम लोन जो है वो 500 करोड़ है और रिक्वायरमेंट होती है एनी कंपनी की जिसका लोन फ्रॉम बैंक एंड PFI से 100 करोड़ होना चाहिए। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल होगा क्योंकि ये कोई भी लिमिट को टच नहीं कर रही है। और S4 में ये इसलिए एप्लीकेबल होगा क्योंकि ये एक मटेरियल सब्सिडरी है। नाउ द प्रोसेस ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट। अब इसका प्रोसेस क्या होता है सेक्रेटरियल ऑडिट का, चलिए इसको गो थ्रू करते हैं। बहुत ईजी है, इसमें बहुत ही ईजी पॉइंट्स हैं जिसमें हमें सिर्फ एक मेजर पॉइंट को ही कहते हैं इसमें अपने आप को फोकस करना है। पहले तो अपॉइंट करेंगे, अपॉइंटमेंट सेक्रेटरियल ऑडिटर। इट विल बी मेड बाय कंपनी बाय पासिंग BRAT बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके बोर्ड मीटिंग में सेक्रेटरियल ऑडिट को अपॉइंट करेंगे। दिस मीन्स पावर टू अपॉइंट सेक्रेटरियल ऑडिटर इज विद बोर्ड अंडर सेक्शन 179। ना कम्युनिकेट करेंगे विद प्रीवियस इनकम्बेंट, मतलब प्रीवियस जो सेक्रेटरियल ऑडिटर है उससे हम कम्युनिकेशन करेंगे एज पर क्लॉज 8 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट। कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 के क्लॉज 8 में दिया गया है, इट इज कंपल्सरी टू कम्युनिकेट एंड इन्फॉर्म द प्रीवियस सेक्रेटरियल ऑडिटर। सच कम्युनिकेशन विल बी मेड बाय द न्यू सेक्रेटरियल ऑडिटर। मतलब जो नया सेक्रेटरियल ऑडिटर होगा उसको प्रीवियस सेक्रेटरियल ऑडिटर से कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपनी पोजीशन लेने से पहले। फिर एक्सेप्टेंस ऑफ अपॉइंटमेंट, हमें एक लेटर देना पड़ेगा। फॉर्मल रिटन अपॉइंटमेंट लेटर इज रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट एज अ सेक्रेटरियल ऑडिटर। सेक्रेटरियल ऑडिटर को एक रिटन अपॉइंटमेंट लेटर देनी पड़ेगी टू बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरियल ऑडिटर। नाउ प्रिलिमिनरी डिस्कशन एंड सर्वे होगा टू गेन नॉलेज अबाउट क्लाइंट्स कंपनी के बारे में, कंपनी के बिजनेस के बारे में, इन एन इंडस्ट्री इन विच इट ऑपरेट्स। सोर्स ऑफ इट विल बी एनुअल रिपोर्ट, और उसका सोर्स क्या होगा एनुअल रिपोर्ट एंड कम्युनिकेशन विद पर्सन रिलेटेड टू द सेम इंडस्ट्री। एनुअल रिपोर्ट से कंपनीज के बिजनेस और उसके क्लाइंट बिजनेस के बारे में जानेंगे, इंडस्ट्री के बारे में। नाउ प्रिलिमिनरी मीटिंग विद द मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट एक मीटिंग होगी सेक्रेटरियल ऑडिट की मैनेजमेंट के साथ। सेक्रेटरियल ऑडिटर विल मीट द मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन देम द स्कोप ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट एंड एक्सपेक्टेड फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट का एक्सपेक्टेड फॉर्मेट और जो भी स्कोप ऑब्जेक्टिव होगा सेक्रेटरियल ऑडिट का वो एक मीटिंग करके मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करेगा। नाउ द प्लानिंग ऑफ द ऑडिट। प्लान होगा कि कैसे करना है सेक्रेटरियल ऑडिट को। सेक्रेटरियल ऑडिट विल मेड एन ऑडिट प्लान एंड ऑडिट प्रोग्राम टू कंडक्ट सेक्रेटरियल ऑडिट। सेक्रेटरियल ऑडिटर मतलब हम सेक्रेटरियल ऑडिटर को सिर्फ ऑडिटर बोलेंगे। ऑडिटर विल मेक एन ऑडिट प्लान, वो एक ऑडिट प्लान बनाएगा और उस ऑडिट और एक ऑडिट प्रोग्राम बनाएगा और कंडक्ट करेगा सेक्रेटरियल ऑडिट। कंडक्टिंग द ऑडिट बाय टेस्टिंग, रिव्यूइंग एंड इंटरव्यूइंग। ऑडिट प्रोसीजर्स विल बी परफॉर्म टू चेक द कंप्लायंस ऑफ एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन। अब कंडक्ट होगा मतलब मीटिंग हो गई, प्लान बन गया ऑडिट का, अब उसे कंडक्ट किया जाएगा, फिर वर्किंग पेपर्स बनाएंगे, फिर उसके बाद फाइनल डिस्कशन होगा ऑडिट समरी का, फिर इशू कर दिया जाएगा ऑडिट रिपोर्ट को इन द फॉर्म MR3 बाय द सेक्रेटरियल ऑडिटर। नाउ अब फायदा क्या होगा सेक्रेटरियल ऑडिट का, बेनिफिशियरी ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट किसको फायदा होगा सेक्रेटरियल ऑडिट से? प्रमोटर्स को, नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को, रेगुलेटर्स को, इन्वेस्टर को एंड अदर स्टेक होल्डर्स को। प्रमोटर्स को दे कैन बी अवेयर विद द गवर्निंग अथॉरिटी इज मैनेजिंग द कंपनी प्रॉपर्ली और नॉट। प्रमोटर्स को पता चलेगा कि जो कंपनी को रन कर रहे हैं गवर्निंग अथॉरिटी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने कंपनी को ठीक से चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देयर कॉन्फिडेंस ऑफ रिमेनिंग डायरेक्टर इन द कंपनी इज इंक्रीज। मतलब जो नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं जो होल्ड टाइम डायरेक्टर तक वर्क नहीं करते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि जो रिमेनिंग डायरेक्टर्स हैं जो एज अ होल्ड डायरेक्टर काम कर रहे हैं वो ठीक से कंपनी में कर रहे हैं काम कि नहीं। फिर रेगुलेटर्स कैन पनिश द ऑफेंडर्स। रेगुलेटर्स के लिए फायदा होगा क्योंकि अगर ढंग से अगर सेक्रेटरियल ऑडिट होगा तो पता चलेगा कि कहाँ पे नॉन कंप्लायंसेस है और रेगुलेटर जो है वो उस ऑफेंडर्स को पनिश कर पाएगा। फिर इन्वेस्टर टेक इन्फॉर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एक अच्छे ऑडिट के थ्रू, एक अच्छे सेक्रेटरियल ऑडिट के थ्रू इन्वेस्टर जो है इन्फॉर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाएगा। और अदर स्टेक होल्डर्स लाइक एम्प्लॉइज, कस्टमर, सप्लायर्स वुड ऑल्सो कम टू नो वेदर कंपनीज हैव कंप्लाइज लॉ और नॉट। अदर स्टेक होल्डर्स भी देख पाएंगे कि कंपनी ने कंप्लायंस पूरे किए हैं कि नहीं। नाउ द स्कोप ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट, अलग अलग एक्ट्स में सेक्रेटरियल ऑडिट के स्कोप्स हैं। नाउ गेट थ्रू दिस। द स्कोप मीन्स वेरियस लॉज एंड रेगुलेशन एंड प्रोसेस जस्ट सेक्रेटरियल ऑडिटर विल चेक वेदर द कंपनीज हैज कंप्लाइड और नॉट। अलग अलग लॉज एंड रेगुलेशंस के अंदर सेक्रेटरियल ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा कि कंपनी ने उस लॉज एंड रेगुलेशन को कंप्लाई किए हैं कि नहीं। तो चलिए करके देखते हैं। द कंपनीज एक्ट
कंपनीज एक्ट रिलेटेड विद रूल्स, कंपनीज एक्ट में देखा गया कि कौन कौन से लॉज कंप्लाई किए हैं। जनरल मीटिंग प्रॉपर्ली कन्वीन, कंस्टिट्यूटेड एंड कंडक्टेड, स्टैट्यूटरी रजिस्टर्ड मेंटेन, स्टैट्यूटरी रजिस्टर बनाए गए होंगे, फॉर्म्स प्रॉपर्ली फाइल्ड, एमओए एओए अगर ऑल्टर्ड हुए हैं तो नेसेसरी अप्रूवल लिया गया है कि नहीं, लोन टू डायरेक्टर्स एज पर अंडर सेक्शन 185 दिया गया है कि नहीं, LIGS अंडर सेक्शन 186 दिया गया है कि नहीं, मिनट्स ऑफ मेंटेन बनाई गई, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स बनाई गई है कि नहीं, नोटिस ऑफ मीटिंग दी गई है कि नहीं, प्रॉपर पर्सन को डिपॉजिट अगर लिया गया है अंडर सेक्शन 73 टू 76A, उस पर ये इस सेक्शन को कंप्लाई किया है कि नहीं, प्रॉस्पेक्टस ढंग से प्रॉपर्ली इशूड हुआ है, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स प्रोविजंस कंप्लाई हुए हैं कि नहीं। नाउ देयर इज रेगुलेशन अंडर सेबी एक्ट 2022। सेबी एक्ट में क्या क्या दिखाएगा, ICDR रेगुलेशन, LODR रेगुलेशन, टेक ओवर रेगुलेशन, prevention of insider trading regulation, delisting regulation, buyback regulation, issue of debt securities regulation and ESOP, employee stock option plan regulation 1999। और भी बहुत सारे एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, डिपॉजिटरीज एक्ट, सिक्रा, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट एंड अदर्स इंडस्ट्री स्पेसिफिक लॉज लाइक बैंकिंग लॉज, RBI एक्ट, अदर स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्पेसिफिक लॉज भी कंप्लाइड है कि नहीं वो देखेंगे। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स इशूड बाय ICSI एंड अप्रूव बाय CG अंडर सेक्शन 118 सबसेक्शन 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2030। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स भी देखे जाएंगे कि कंप्लाइड है कि नहीं। लिस्टिंग एग्रीमेंट विद स्टॉक एक्सचेंज एंड फर्दर सेक्रेटेरियल ऑडिटर विल ऑल्सो चेक बोर्ड रिलेटेड प्रोसेसेस लाइक, अब ना बोर्ड रिलेटेड प्रोसेस चेक करेगा कि बोर्ड ठीक से अपने काम को कर रहा है कि नहीं, विच इज कंपोजिशन ऑफ बोर्ड कंपनीज, एडवोकेट नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव एंड वुमेन डायरेक्टर। जो बोर्ड का कंपोजिशन है उसमें एडवोकेट नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर है कि नहीं, जो चेंज हुआ है कंपोजिशन में वो नेसेसरी अप्रूवल्स हुआ है कि नहीं, एडवोकेट नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग हुई है कि नहीं, एडवोकेट नोटिस टू बोर्ड मीटिंग दी गई है कि नहीं, डिसीजन इन बोर्ड मीटिंग टेकन बाय मेजॉरिटी, डिसीजन जो बोर्ड मीटिंग में ली गई हो मेजॉरिटी से ली गई हो, एडवोकेट इंटरनल कंट्रोल मेड विद कमेंसरेट, मतलब इंटरनल कंट्रोल जो है वो मैच कर रहा हो साइज ऑफ द कंपनी पे, और सेक्रेटरियल ऑडिट विल आल्सो रिपोर्ट ऑन स्पेसिफिक इवेंट दैट अकर व्हिच हैज सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द अफेयर्स ऑफ कंपनी। सेक्रेटरी ऑडिट ये भी चेक करेगा जो स्पेसिफिक इवेंट हुए हैं जिससे स्पेसिफिक इंपैक्ट पड़ रहा है कंपनी पे, अफेयर्स ऑफ कंपनी। नॉन रॉन्ग रिपोर्ट इशूड बाय सेक्रेटरियल ऑडिटर, अगर ऑडिटर ने रॉन्ग रिपोर्ट इशू की है तो उस पर क्या क्या आएंगे डिफिकल्टीज। एज पर सेक्शन 448 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इफ अ पर्सन इशूज अ रिपोर्ट कंटेनिंग, अगर कोई ऐसा रिपोर्ट ऑडिटर रिपोर्ट इशू करता है जिसमें फॉल्स मटेरियल फैक्ट्स हो और ओमिट कर रहा हो मटेरियल फैक्ट्स, नोइंग इट टू बी फॉल्स और नोइंग इट टू बी मटेरियल, फॉल्स मटेरियल फैक्ट्स एंड ओमिट्स मटेरियल फैक्ट्स, तो ही इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। अंडर सेक्शन 447 के तहत वो गिल्टी माना जाएगा, और अंडर सेक्शन 204 ऑफ द कंपनीज एक्ट में उसको फाइन देना पड़ेगा मिनिमम 1 लाख तो मैक्सिमम 5 लाख फॉर रॉन्ग ऑडिट रिपोर्ट। कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट के अंदर भी उसको कुछ आएंगे प्रोविजंस अंडर 1980 में। गिल्टी अंडर सेक्शन फर्स्ट शेड्यूल के अंदर मेंबर होगा, मतलब प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी विल बी रिप्रिमांड, नेम रिमूव फॉर अप टू 3 months एंड फाइन अप टू 1 लाख। गिल्टी होगा अगर फर्स्ट शेड्यूल के अंदर गिल्टी हुआ तो 3 months पे उसको उसके नेम को रिमूव किया जाएगा और फाइन अप टू 1 लाख। और गिल्टी अंडर सेकेंड शेड्यूल तो मेंबर ऑफ PCS विल बी रिप्रिमांडेड एंड नेम रिमूव मोर देन 3 months और परमानेंटली। इसमें अप टू 3 months था, इसमें मोर देन 3 months है तो परमानेंटली उसका नेम रिमूव कर देंगे एज डिसाइडेड बाय द डिसिप्लिनरी कमेटी, और फाइन इसमें होगा अप टू 5 लाख। रिप्रिमांड का मींस होता है टू टेल समवन ऑफिशियली दैट ही इज रॉन्ग। रिप्रिमांड मतलब होता है कि उसी को ऑफिशियली कहना कि तुमने गलत काम किया है। नाउ फ्रॉड अंडर सेक्शन 447, अगर उसने रॉन्ग रिपोर्ट किया तो वो गिल्टी हो जाता है फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। तो फ्रॉड क्या होता है, तो उसमें क्या क्या आएंगे फाइन, तो फ्रॉड की अमाउंट अगर मोर देन और इक्वल टू 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर व्हिचएवर इज लोअर हुई तो उस पर फाइन आएगा मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रॉड और मैक्सिमम होगा 3 times ऑफ अमाउंट ऑफ फ्रॉड। और इम्प्रिजमेंट होगी मिनिमम एंड होगा, मतलब और इम्प्रिजमेंट होगी उसको मिनिमम 6 months की, बट इफ पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हुआ तो उसको मिनिमम 3 years की इम्प्रिजमेंट होगी टू मैक्सिमम 10 years। नाउ फ्रॉड का अमाउंट अगर लेस देन 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर व्हिचएवर इज लोअर हुआ और उसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होगी, अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हुआ तो वो इसी वाले प्रोविजन में आएगा, उसमें आएगी फाइन अप टू 50 लाख और इम्प्रिजमेंट अप टू 5 years। नाउ द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स एंड प्रैक्टिसेस, कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स जो सेक्रेटरियल ऑडिटर को कंप्लाई करनी चाहिए, वो क्या है, उनको जो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स हैं, ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कंपनी वेदर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल शुड प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड एंड डिस्क्लोज एज पर एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स, सारे इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है। कंपनी शुड फॉलोज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोथ इन लेटर एंड स्पिरिट एंड शुड इंश्योर दैट एनुअल ऑडिट इज कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट कॉम्पिटेंट क्वालिफाइड ऑडिटर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं लेटर एंड स्पिरिट को, और ऑडिट जो कंडक्ट हुआ है वो एक कंपिटेंट क्वालिफाइड ऑडिटर के द्वारा ही हुआ है। टाइमली इन्फॉर्मेशन दी गई है इन्वेस्टर्स को, रिफ्रेन किया गया है, मतलब बचाया गया है मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन और मिसरिप्रेजेंटेशन से। इन्फॉर्मेशन शुड बी डिसेमिनेटेड टाइमली, इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइमली स्प्रेड की गई है सबको, और डिसेमिनेशन जो हुआ है वो कॉस्ट इफेक्टिव चैनल्स के थ्रू हुआ है। एप्लीकेबल्स कॉर्पोरेट्स फॉलो एप्लीकेबल कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज एंड अदर्स लॉज, सारे कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज और अदर्स लॉ को फॉलो किया गया है। लॉज शुड बी कंप्लाइड विद इन लेटर एंड स्पिरिट, वही पॉइंट है, लेटर एंड स्पिरिट में सारे लॉज कंप्लाइड हुए हैं। फाइलिंग प्रॉपर्ली हुई है। रेस्पेक्ट द राइट ऑफ स्टेक होल्डर्स को रेडिशियल ग्रीवेंसेस दो, उसको विसल ब्लोअर मैकेनिज्म उसके लिए देना चाहिए। इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स और KMP मस्ट डिस्क्लोज देयर इंटरेस्ट, जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स और KMP उनको अपने इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करना है। एंड ब्यूरो शुड एक्ट इन मोस्ट ट्रांसपेरेंट मैनर, उसको अपने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर, मतलब सारी चीजें डिस्क्लोज करना है, कुछ भी हिडन फैक्ट्स नहीं होने चाहिए। ब्यूरो शुड हैव अ पॉलिसी ऑफ मेकिंग इफेक्टिव कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, रिव्यूइंग पॉलिसी डिसीजन फ्रॉम ए टाइम टू टाइम, रेम्यूनरेशन एंड सिलेक्शन पॉलिसी, सिलेक्शन पॉलिसी में उसको इफेक्टिव कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी देनी है टाइम टू टाइम।
नाउ गाइडिंग क्राइटेरिया फॉर कंडक्टिंग सेक्रेटरियल ऑडिट एट वेरियस स्टेजेस, जो गाइडिंग क्राइटेरिया है वो वही स्कोप ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट होगा जो वेरियस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट, सेबी एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, डिपॉजिटरीज एक्ट, जिसके अंदर जो कंप्लायंसेस है वो सेम वाला पॉइंट यहाँ पे भी आएगा। और फॉर्मेट ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट MR3 ये आपको मॉडल में चेक करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर 9 सेक्रेटरियल ऑडिट ऑफ द सब्जेक्ट सेक्रेटरियल ऑडिट compliance management and due diligence. Link to the notes is in the description below. If you like this video, share and subscribe to my channel for more content like this, and thank you.